जरा कल्पना कीजिए, क्या हो अगर पूरी दुनिया को जिंदा रखने वाली सबसे अहम एनर्जी लाइन यानी ऊर्जा की धमनी अचानक से काट दी जाए। रोंगटे खड़े हो जाते हैं ना। एक ऐसा चोक पॉइंट जहां से पूरी दुनिया की मशीनें चलती हैं, अगर वो रातों रात ठप हो जाए तो अंजाम क्या होगा? 20% ही। जी हाँ, 20% ही। सुनने में शायद ये कोई बहुत बड़ा आंकड़ा न लगे, लेकिन 2026 की शुरुआत में जब दुनिया भर में समुद्र के रास्ते होने वाले तेल व्यापार का ये 20% हिस्सा अचानक रुक गया, तो पूरी दुनिया की सांसें अटक गईं। आज के इस डीप डाइव विश्लेषण में हम 2026 के उसी ऐतिहासिक हॉर्मुज़ जल डमरू मध्य संकट की तह तक जाएंगे। ये महज एक घटना नहीं थी, बल्कि एक ऐसा भू राजनीतिक और आर्थिक भूकंप था जिसने हम सबको हिलाकर रख दिया। तो चलिए बिना किसी देरी के इस पूरे घटनाक्रम को करीब से समझते हैं। आगे विशाल महासागर से कम नहीं है। सामान्य दिनों में सऊदी अरब, यूएई, इराक और कतर जैसे देशों से हर रोज लगभग 2 करोड़ बैरल तेल यहीं से होकर गुजरता है। मतलब दुनिया की ऊर्जा का एक बहुत बड़ा हिस्सा इस छोटे से रास्ते पर टिका हुआ है। अब एक दिलचस्प बात देखिए, 2024 के अनुमान बताते हैं कि इस रास्ते से निकलने वाले कच्चे तेल का लगभग 84% हिस्सा सीधे एशियाई बाजारों में जाता था, बाकी दुनिया के लिए सिर्फ 16%। इसका सीधा सा मतलब ये हुआ कि जब ये रास्ता बंद हुआ तो चीन और भारत जैसी बड़ी अर्थव्यवस्थाओं की सप्लाई चेन रातों रात सबसे बड़े खतरे में पड़ गई। अब आते हैं दूसरे हिस्से पर। वो क्या था जिसने इस आग को भड़काया? बात है फरवरी 2026 की। सब कुछ बहुत ही तेजी से हुआ। फरवरी के मध्य में तनाव इतना बढ़ गया था कि ईरान और सऊदी अरब ने आनन फानन में अपना तेल निर्यात बढ़ा दिया, जैसे उन्हें किसी बड़े तूफान के आने का अंदेशा हो। और वो तूफान आया 28 फरवरी को, जब ऑपरेशन एपिक फ्यूरी के तहत अमेरिका और इजराइल ने समन्वित हवाई हमले किए। इन हमलों में ईरान के सर्वोच्च नेता की मृत्यु हो गई। नतीजा, महज कुछ दिनों बाद 2 मार्च को ईरान के IRGC ने आधिकारिक तौर पर इस जल डमरू मध्य को पूरी तरह बंद कर दिया। और यहीं से शुरू होता है हमारा तीसरा हिस्सा, दोहरा अवरोध, यानी एक ऐसा समुद्री मार्ग जो पूरी तरह से लॉक हो चुका था। दोनों तरफ से बिल्कुल अलग अलग रणनीतियां अपनाई गईं। एक तरफ ईरान था जिसने असममित युद्ध यानी असिमेट्रिक वॉरफेयर का रास्ता चुना। समुद्र में खदानें बिछा दी, छोटी नावों और ड्रोन से हमले किए और GPS सिग्नलों में भी गड़बड़ी पैदा की। वहीं दूसरी तरफ अमेरिका ने अपनी पारंपरिक नौसैनिक ताकत का इस्तेमाल किया। उन्होंने जहाज़ों को रोकना शुरू किया, खदानें साफ करने की कोशिश की और उन जहाज़ों को निशाना बनाया जो ईरान को टोल चुका रहे थे। एक तरह से समंदर के उस छोटे से हिस्से में पूरा ग्रिडलॉक बन गया। और इसका अंजाम वो बहुत भयानक था। ये सिर्फ धमकियां या सैन्य रणनीतियों नहीं थी, बल्कि समुद्र में इसका सीधा असर दिख रहा था। कमर्शियल जहाज हों या मिलिट्री के, कोई नहीं बच पाया। पलाव के MT स्काईलाइट और UAE के मुसाफर 2 जैसे जहाज़ों ने अपने निर्दोष क्रू मेंबर्स को खो दिया। और तो और अमेरिकी नौसेना के साथ टकरावों में ईरान का अपना फ्रिगेट आइराइज डेना डूब गया, जिसमें 104 नाविकों की जान चली गई। आंकड़ों से परे इसका मानवीय पैमाना दिल दहला देने वाला था। अंतर्राष्ट्रीय समुद्री संगठन के मुताबिक अचानक हुए इस क्लोजर की वजह से लगभग 20,000 नाविक और 2,000 जहाज फारस की खाड़ी में बुरी तरह फंस गए। और जरा सोचिए उन 15,000 क्रूज शिप यात्रियों के बारे में जो अपनी छुट्टियां मनाने निकले थे और अचानक समंदर के बीचों बीच बंधक बनकर रह गए। इसका असर सिर्फ वहां फंसे लोगों तक सीमित नहीं रहा। हमारा चौथा हिस्सा इसी बारे में है, वैश्विक आर्थिक झटके या कहिए द रिपल इफेक्ट। इस नाकाबंदी ने ग्लोबल मार्केट में मानो आग लगा दी। जो ब्रेंट क्रूड ऑयल संकट से पहले $80 प्रति बैरल के आसपास सुकून से चल रहा था, वो 8 मार्च आते आते $126 के ऐतिहासिक शिखर पर पहुंच गया। हाल के इतिहास में तेल की कीमतों में इतनी तेज बढ़ोतरी कभी नहीं देखी गई थी। और जाहिर है इसका सीधा असर शिपिंग इंश्योरेंस पर पड़ा, जिसके प्रीमियम आसमान छूने लगे। लेकिन बात सिर्फ तेल तक कहाँ रुकने वाली थी, इसके साइड इफेक्ट्स और भी हैरान करने वाले थे। दुनिया भर के उर्वरक यानी फर्टिलाइजर व्यापार का 30% हिस्सा ठप हो गया, जिससे वसंत की बुआई पर संकट आ गया। खाड़ी में उत्पादन रुकने से एल्यूमिनियम महंगा हो गया, कतर से प्राकृतिक गैस का आना बंद हुआ तो ग्लोबल लेवल पर हीलियम की रैशनिंग शुरू हो गई। और यूरोप में, वहां तो मार्च की शुरुआत में ही प्राकृतिक गैस की कीमतें दोगुनी हो गई। सब कुछ एक दूसरे से कैसे जुड़ा हुआ था ये साफ दिख रहा था। वहीं ग्राउंड जीरो पर इराक और खाड़ी देशों का हाल और भी बुरा था। उनके पास तेल तो था, लेकिन उसे भेजने का रास्ता नहीं था। स्टोरेज टैंक पूरी तरह भर चुके थे। मजबूरन उन्हें हर रोज कम से कम 1 करोड़ बैरल तेल का उत्पादन रोकना पड़ा। इंडस्ट्री की भाषा में कहें तो प्रमुख उत्पादकों को फोर्स मेजोर डिक्लेयर करना पड़ा, क्योंकि अब हालात उनके कंट्रोल से बाहर थे। तो दुनिया ने क्या किया? हमारा 5वां और आखिरी हिस्सा इसी अंतर्राष्ट्रीय प्रतिक्रिया और गतिरोध पर फोकस करता है। लॉजिस्टिक्स के मोर्चे पर तो खैर जो बन पड़ा वो किया गया। तेल को लाल सागर और भूमध्य सागर की वैकल्पिक पाइपलाइनों की तरफ डाइवर्ट किया गया।
IEA के इमरजेंसी रिजर्व से करीब 40 करोड़ बैरल तेल रिलीज किया गया ताकि दुनिया चलती रहे। और हाँ, भारत के ऑपरेशन ऊर्जा सुरक्षा जैसे नौसैनिक मिशन भी शुरू किए गए ताकि कुछ चुनिंदा जहाजों को सुरक्षित निकाला जा सके। लेकिन कूटनीति या डिप्लोमेसी का क्या? वहां तो मानो ताला लग गया था। एक तरफ अमेरिकी नेतृत्व ईरान के बुनियादी ढांचे को तबाह करने के अल्टीमेटम दे रहा था, तो दूसरी तरफ ईरान ने रास्ता रोककर गुजरने वाले जहाजों पर $10 लाख से भी ज्यादा का भारी टोल लगा दिया। संयुक्त राष्ट्र में सुरक्षा का कोई भी प्रस्ताव आता तो रूस और चीन उस पर वीटो लगा देते, और रही सही कसर इस्लामाबाद में हुई शांति वार्ता ने पूरी कर दी, जो बिना किसी नतीजे के बुरी तरह फ्लॉप हो गई। इस बीच मध्य अप्रैल में लेबनान में हुए एक युद्ध विराम से एक छोटी सी उम्मीद जगी थी। रास्ता कुछ वक्त के लिए खुला और कुछ फंसे हुए क्रूज जहाज सुरक्षित बाहर निकल पाए। लेकिन ये राहत बस कुछ ही पलों की थी। दोनों पक्षों ने अपनी अपनी पाबंदियां फिर से लगा दी और कमर्शियल ट्रैफिक एक बार फिर से पूरी तरह ठप हो गया। तो ये पूरी स्थिति हमें क्या सोचने पे मजबूर करती है? जब दुनिया की बड़ी बड़ी अर्थव्यवस्थाएं महज 34 किलोमीटर चौड़े एक समुद्री रास्ते की बंधक बन सकती हैं, तो भविष्य में ऐसे ऊर्जा संकट को रोकने के लिए सप्लाई चेन को कैसे सुरक्षित किया जाए? ये एक ऐसा सवाल है जिसका जवाब ढूंढना अब सिर्फ एक विकल्प नहीं, बल्कि आने वाले कल के लिए हमारी सबसे बड़ी जरूरत बन चुका है।